हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद आईसीएस। वेद आईसीएस के प्रोग्राम सिविल अनुसंधान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के विषय एक एक करके देखना शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला विषय है हमारे सामने वो बात करता है यूरोप में इस समय वाटर शॉर्टेज चल रही है, वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है यूरोप। इसी विषय को इस इशू में हम लोग डील करेंगे। हम लोगों को इसमें देखना ये होगा कि यूरोप में वाटर क्राइसिस का स्टेटस क्या है, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है और अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और इनसे ये जो यूरोप की स्टडीज़ हैं, यूरोप में जो लोग लगातार वाटर स्कारसिटी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनसे भारत क्या इंस्पिरेशन ले सकता है, इनसे भारत क्या सीख सकता है, या फिर भारत के एक्सपीरियंसेस से यूरोप क्या सीख सकता है। हम दोनों की आपस में म्यूचुअल लर्निंग्स क्या हो सकती हैं, इसके विषय में भी हम लोग देखेंगे। देखिए, देखने को भी क्या मिल रहा है कि यूरोप में लगातार कुछ कारणों से, कारण क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इंक्रीजिंग डिमांड हो सकती है और इनएफिशिएंट वाटर यूसेज हो सकता है कि वाटर का जो प्रयोग किया जा रहा है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से यूरोप में हमको वाटर शॉर्टेज देखने को लगातार मिल रही है। एक और कारण रहा है कि यूरोप में बहुत लंबे समय से, इधर कुछ साल से, ड्राउट्स और हीट वेव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो इनके कारण भी आप देखेंगे कि वहां पर जो वाटर के रिजर्व्स हैं वो लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर में लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो वाटर का कंजम्पशन वहां पर किया जाता है बाय इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड्स, इनकी एफिशिएंसी में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ कारण है जिनके कारण से यूरोप में आपको वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगी। ठीक, देखिए क्या है, अभी यूरोपियन कंट्रीज, उनके यहाँ पर जो वाटर स्कैरसिटी का सामना कर रहे हैं, इसके पीछे वजह बताई जा रही है। पहला तो यह है कि इनसफिशिएंट रेनफॉल हुई है। रेनफॉल वहां पर अभी जितनी हुआ करती थी उससे कम रेनफॉल हुई है। और दूसरा, वहां पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो भी लगातार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि यूरोप में हीट वेव्स चल रही हैं। यूरोप में हीट वेव्स चल रही हैं। आपने वहां पर एक ओमेगा आर्क नाम का फिनोमेना सुना होगा, ओमेगा आर्क। अब ये सब क्या होता है? ओमेगा आर्क देखिए है क्या? हम जानते हैं कि अर्थ पर कुछ जगहों पर कुछ जेट स्ट्रीम्स चला करती हैं, जेट स्ट्रीम्स चलती हैं। और ये जेट स्ट्रीम्स कहाँ चलती हैं? ये जेट स्ट्रीम्स चलती हैं जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं उनमें, अपर एटमॉस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में। तो कौन सी प्रेशर बेल्ट? हम लोग जानते हैं कि अर्थ पर इस तरीके से कुछ प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। एक प्रेशर बेल्ट यहाँ पर होती है इक्वेटर के पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। देन वी हैव इसके जस्ट ऊपर ट्रॉपिकल रीजन में, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके ऊपर होती है सब पोलर, सब पोलर अगेन लो प्रेशर बेल्ट। और यहां पर होती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आप जानते हैं कि यहां पर एक तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर यहां पर अपर ट्रोपोस्फियर में जेट स्ट्रीम्स चला करती हैं। जेट स्ट्रीम्स का रास्ता आप देखेंगे ऐसे एकदम सीधा सीधा नहीं होता कि अर्थ के चारों तरफ इस तरह से चल रही हैं, ये अर्थ है इसके चारों तरफ ऐसे चल रही हैं, ऐसे नहीं। ये अर्थ के चारों तरफ तो चलती हैं लेकिन काफी मियांडर्ड पाथ पर चलती हैं, काफी मियांडर्ड पाथ पर चलती हैं। और ऐसे ही यूरोप में आप देखेंगे कि इनका जो पाथ है वो इस तरीके से कुछ हो जाता है, ऐसा। अगर यूरोपियन कॉन्टिनेंट आप देखा हो, देखिए मैं आपको बना करके दिखाता हूं। अगर आप इस तरह से यूरोपियन कॉन्टिनेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर
जो जेट स्ट्रीम्स हैं उनके चलने की दिशा कुछ ऐसी होती है। बीच बीच में कभी कभी आपको ऐसा एक ओमेगा आर का फिनोमेना देखने को मिलेगा। इतनी ज़्यादा मियंडरिंग हो जाती है कि यूरोप में आपको एक ओमेगा के शेप में ये ट्विस्ट एंड टर्न होते हुए आपको जेट स्ट्रीम नज़र आती है। इस इतनी ज़्यादा मियंडरिंग होने के कारण ट्रॉपिकल रीजन से जो वार्म विंड्स हैं वो यूरोप के अंदर तक अब पेनिट्रेट कर पा रही हैं, फर्दर नॉर्थ तक। और इस फर्दर नॉर्थ तक जेट्स ट्रॉपिकल वार्म विंड्स के पेनिट्रेशन के कारण यूरोप के क्लाइमेट में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर हीट वेव्स चलती हैं। इस हीट वेव को आप इंडिया की हीट वेव मत समझिएगा। इंडिया की हीट वेव आप तब बोलते हैं जबकि 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है। यहाँ पर हीट वेव तभी बोल देंगे जबकि ये 30 डिग्री के ऊपर होगा, 35 डिग्री के आसपास पहुंचेगा तो हीट वेव की कैटेगरी में इनको कंसीडर कर लिया जाएगा। इनके लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बहुत होता है। तो टेम्परेचर का बढ़ना और दूसरी तरफ रेनफॉल सफिशिएंट से कम होना, एवरेज रेनफॉल से कम होना, ये कुछ बड़ी वजह हैं जिनके कारण से वाटर स्कैरसिटी का सामना करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखिए तो हो क्या रहा है, खासकर से इनका जो सेंट्रल और सदर्न यूरोप का इलाका है, सेंट्रल और सदर्न यूरोप का इलाका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्राउट जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ा है। मतलब रेनफॉल कम हुई है, जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ा है एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर, और जिसके कारण इम्पैक्ट पड़ा है डेली लाइफ के ऊपर। इसका परिणाम आप ये देखेंगे कि फ्रांस और स्पेन में क्रॉप लॉसेस तो हुई ही हैं, साथ ही साथ अब प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो गए हैं। लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपनी अपनी सरकारों के अगेंस्ट। जिससे कि हमको ये बात समझ में आती है कि इस प्रकार की जो वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन है अब ये अर्जेंसी की तरफ बढ़ रही है, और अब तत्काल वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में हमको कुछ ना कुछ फेरबदल करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। एक बार यूरोप के वाटर कंजम्पशन पैटर्न को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखिए, जो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज उनका एलोकेशन किस तरीके से किया जाता है अलग अलग सेक्टर में। एक सेक्टर है वहाँ पर इंडस्ट्री, एक है एग्रीकल्चर और तीसरा है हाउस होल्ड। इन तीन सेक्टर्स में वाटर का कंजम्पशन डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा जो वाटर कंजम्पशन है वो कौन करता है, वो इंडस्ट्री करती है, लगभग हाफ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए वाटर रिसोर्सेज का 50% एलोकेट कर दिया जाता है। वाटर रिसोर्सेज का अराउंड 40% एलोकेट कर दिया जाता है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज। एंड फाइनली हाउस होल्ड्स कंज्यूम अराउंड 10% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है 50-40-10। 50% goes to industry, 40% goes to agriculture, and rest 10% of the available water resources goes to household consumption. Fine. देखिए यहाँ पर ये जो अगर आप ये वाटर यूज पैटर्न देख रहे हैं, इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हम लोगों को अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है यूरोप में। अगर वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर में काम कर लिया गया तो ये जो वाटर स्कैरसिटी है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है वो किस चीज़ का है, वो कहा यह जा रहा है कि अगर हम लोग इंडस्ट्री से निकलने वाला और हाउस होल्ड से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है अगर इसको ट्रीट कर लें और इरिगेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखिए ये जो करना है ये अल्टीमेटली है क्या, ये है इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा देना है बाय ट्रीटिंग द वेस्ट वाटर, बाय रीयूजिंग द वेस्ट वाटर। आप ये काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो फ्रेश वाटर की सप्लाईज हैं इनके ऊपर में जो अभी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। फिर आपको फ्रेश वाटर नया कम निकालना पड़ेगा। एक बार को वाटर ले लिया, उसको इंडस्ट्री में यूज़ किया, अब उसी इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को ट्रीट कर लिया, इरीगेशन में डाल दिया। एक बार को वाटर कहीं से लिया, हाउस होल्ड्स में कंज्यूम किया, जो वेस्ट वाटर निकला उसको ट्रीट किया, फिर इरीगेशन में डाइवर्ट कर दिया। तो इरीगेशन में जो फ्रेश वाटर अभी हम लोग कंज्यूम करते हैं, वहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं, सरफेस वाटर को कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पहुंचाया जाता है। इन दोनों चीज़ों से बचा जा सकता है। तो जो फ्रेश वाटर का इस्तेमाल इरिगेशन में कर रहे हैं वो फिर कम करना पड़ेगा। ये हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है अगर हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो।
लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से कुछ चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है, कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि जब हम लोग वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको किस लेवल तक ट्रीट करेंगे। अगर ठीक से ट्रीटमेंट इसका नहीं किया गया तो इस बात की भी काफ़ी हद तक संभावना है कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप्स लगी हुई हैं उसमें कंटामिनेशन हो जाए। कंटामिनेशन हो जाए, और अगर कंटामिनेशन होता है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये फूड चेन में एंटर कर जाएगा कंटामिनेंट। और फूड चेन में आया तो ह्यूमन बींग्स में भी आएगा और बाकी के इकोलॉजिकल जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें भी पहुंचेगा। ओवरऑल इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट करने की संभावना है इसके अंदर में। इसलिए कुछ लोग इसको एक चैलेंज बता रहे हैं और इनका कहना है कि इसको अगर ट्रीट करके हम लोग इरिगेशन पर्पज में इस्तेमाल करें तो इसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इसको पहले स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इसके स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऐसा जर्मनी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है। जर्मनी के एनवायरमेंटल जो एजेंसीज हैं इनका ये कहना है कि हम लोगों को जो अपना वाटर वेस्ट वाटर रेगुलेशन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा एनहेंस करने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी प्रकार के पॉल्यूटेंट्स का रिमूवल किया जा सके। हालांकि देखिए एक बात तो सब लोग का मानना है कि कंप्लीट पॉल्यूटेंट रिमूवल ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, इतना आसानी से ये हो नहीं सकता है। तो ये एक सॉल्यूशन में बात आ गई क्या, कि हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करें और उनको रीयूज़ करें, लेकिन रीयूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जो सीरियस कंटामिनेंट्स हैं कम से कम उनको इसमें से निकाल लिया जाए। ठीक, एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा और क्या बात कर सकते हैं, देखिए दूसरा जो हमारे सामने कुछ चैलेंज है वो क्या है। एक अगला चैलेंज इसके रास्ते में एक और आएगा। एक तो कंटामिनेशन का चैलेंज है, वो है ही सही। एक चैलेंज और आएगा, डिस्टेंस। कि अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज किसी जगह पर लगी हुई, इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर निकलेगा, इसको आप ट्रीट करेंगे और एग्रीकल्चरल फील्ड यहाँ है, तो ट्रीट किए हुए वेस्ट वाटर को आप इतनी दूर तक पहुंचाएंगे जो ट्रांसपोर्टेशन ये वायबल नहीं रह जाएगा। खासकर से कौन सी जगहों पर, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। वेस्टर्न यूरोप की इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट वाटर आप ट्रीट करके ईस्टर्न यूरोप तक कैसे पहुंचाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक स्लोवेनिया, बुल्गारिया, पोलैंड, ये सब ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फिजिबिलिटी हमको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि कॉस्ट ओवररन हो जाए, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा तो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लें, सरफेस वाटर का इस्तेमाल कर लें। एक ये बात है। अब ऐसी जगहों के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी जगहों पर हमको जो काम करना है वो है ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। अब ये कैसे हो सकता है, इसको करने के लिए आपको चाहिए दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि आप फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल ना करें, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करें। स्प्रिंकलर्स से भी अच्छा है यूरोप में, क्योंकि स्प्रिंकलर्स पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। और ज़्यादा अगर ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमको करना होगा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्थाओं को हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें और क्या कर सकते हैं, ऐसी क्रॉप्स उगाई जाएं, अगर अपना फूड पैटर्न बदल दें, ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो कि लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, जैसे कि मेज उगाया जाए, वीट उगाया जाए, तो ये हमको अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए यूरोप में कुछ देश हैं जहाँ पर कि इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया और वो सफल पाया गया। इटली, जर्मनी, यहाँ के फार्मर्स ने जब अपनी क्रॉप्स चेंज की, मेज उगाना शुरू किया, वीट उगाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि उनका कम पानी में उनकी क्रॉप हो जाती है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ राइट क्रॉप, क्योंकि सही क्रॉप का चुनाव कर रहे हैं वहाँ के किसान। ये भी एक चीज़ है जो कि की जा सकती है कि सही क्रॉप का सिलेक्शन किया जाए। इसके अलावा देखिए एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है, कई बार ये देखा गया कि लीकी पाइप्स होते हैं, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिनके कारण फ्रेश वाटर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इस लॉस को रोकने के लिए आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना पड़ेगा। सोचिए अगर यूरोप का ये हाल है, यूरोप जो कि इतना हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड सोसाइटी मानी जाती है, अगर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं
तो सोचिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता होगा, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कितना ज़्यादा वाटर लॉस होता होगा। और ये देखिए जो लॉस परसेंटेज है ये बुल्गारिया में, इटली जैसे देशों में अब ज़्यादा है। तो इनको ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की आवश्यकता होगी। एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू फिक्स लीकी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। लीकी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ठीक कर लिया गया तो इससे भी वाटर स्कैरसिटी से कुछ हद तक जूझा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर कर सकते थे। ठीक, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? सबसे पहला तो वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला और हाउस होल्ड से निकलने वाला वेस्ट वाटर, इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। इसमें से हैवी मेटल्स, जो सीरियस कंटामिनेंट्स हैं, इनको यहाँ से रिमूव करके और उस वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनमें कंटामिनेंट्स की संख्या परमिसिबल लिमिट से कम हो गई है। और दूसरी चीज़ कि उसकी डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर जिस जगह से निकल रहा है और जो इरिगेशन के लिए जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस तो कहीं बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी चीज़ ये ऑन फार्म वाटर वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ावा देना बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स और बाय सेलेक्टिंग सूटेबल क्रॉप्स। सही क्रॉप का चुनाव करके, ऐसी क्रॉप जो कि लेस वाटर इंटेंसिव हो। यूरोप के क्लाइमेट के हिसाब से बात करें तो मेज और वीट वो लेस वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स हो सकती हैं, तो उनको उगाया जाए, उनका कल्टीवेशन किया जाए। ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे बात बन सकती है। अब देखिए हम लोग इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया और यूरोप आपस में एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। भारत में देखिए पहली बार, अभी तक तो कोई स्कीम नहीं थी इरिगेशन को लेकर, पहली बार भारत में एग्रीकल्चर को इरिगेशन को लेकर एक स्कीम चलाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस स्कीम का अगर ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और इससे यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया सीख सकती है। इस स्कीम के 4 कंपोनेंट्स रखे गए हैं। पहला है एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने ये बात कही कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी फंड्स अवेलेबल ना होने के कारण नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं पूरे हो पा रहे हैं, उनका कंप्लीशन टाइमली नहीं हो पा रहा। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग कर दें, इतना बस फंड कर दें जिससे कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और थोड़े से गैप की ज़रूरत, थोड़ा सा गैप रह गया हो, उसको फिल करने की आवश्यकता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फंड कर दे तो प्रोजेक्ट जल्दी से पूरे हो सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट ने 99 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें से काफ़ी सारे अब पूरे भी हो चुके हैं। दूसरा किया गया हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। यूरोप में देखिए इन दोनों कंपोनेंट्स की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट ये चीज़ें उनके यहाँ पर पहले से हैं। उनके यहाँ पर बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। ऑलमोस्ट वहाँ पर 100% एग्रीकल्चरल फील्ड में किसी ना किसी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटी पहुंची है। इंडिया में आप जानते हैं कि अभी 40% से भी ज़्यादा, 40% के आसपास ही सिर्फ एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं जहाँ पर किसी प्रकार की इरिगेशन बेनिफिट पहुंच पाई है। तो हमको हर खेत को पानी पहुंचाने का मतलब ये है कि रेन फेड एग्रीकल्चर से इंडिया के एग्रीकल्चर को इरिगेटेड एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना। 100% एग्रीकल्चरल फील्ड को इरिगेटेड एग्रीकल्चरल फील्ड में कन्वर्ट करना। अभी 60% के करीब एग्रीकल्चरल फील्ड्स ऐसी थी जो कि रेन फेड थी, बारिश ना आए तो खेती ना हो, पानी ना पहुंच पाया वहां पर, तो बारिश के इंतजार में वहां पर कृषि होती थी। तो ये दोनों कंपोनेंट यूरोप में नहीं लगेंगे क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी ये दोनों चीजें हो चुकी हैं, कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन बाकी का जो 2 कंपोनेंट है इससे यूरोप सीख सकता है। क्या है? तीसरा कंपोनेंट है हमारे पास में ऑन बाय इंप्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी इसी के अंतर्गत आता है ड्रिप इरिगेशन वगैरह। आप देखेंगे इंडिया में लगातार ड्रिप इरिगेशन के एम्बिट में आने वाले एग्रीकल्चरल फील्ड्स की एरिया, उनका एक्रिएज बढ़ता जा रहा है। इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्लो ज़रूर है क्योंकि इंडिया के फार्मर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये टेक्निक थोड़ी कॉस्टली है, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। लेकिन यूरोप के फार्मर्स के लिए ये ड्रिप इरिगेशन को इस्तेमाल करना, ड्रिप इरिगेशन को अडेप्ट करना, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इस एक्सपीरियंस को यूरोप अडॉप्ट कर सकता है। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है जिसको यूरोप अडॉप्ट कर सकता है
वो ये है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का चौथा कंपोनेंट, और वो है वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट वाटरशेड डेवलपमेंट के अंतर्गत आपने देखा होगा कि मनरेगा को इसके साथ में जोड़कर कुछ खेत तालाबड़ियां यानी कि फार्म पॉन्ड्स तैयार किए गए, और ये काम अभी भी लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि काम कंप्लीट हो गया, ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। फार्म पॉन्ड्स तैयार किए जा रहे हैं, इसके अलावा चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा प्लांटेशन किया जा रहा है। तो जगह जगह अगर खेत तालाबड़ियां बना दी जाएंगी, फार्म पॉन्ड्स तैयार कर लिए जाएंगे, तो क्या होगा, इनमें अगल बगल का जो रेन वाटर है आकर इकट्ठा होगा, और फिर वो सीप करके इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, रेन वाटर हार्वेस्ट करना, ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है। वाटर को रन ऑफ से रोकने के लिए हम जगह जगह पर चेक डैम्स बनाएं, छोटे छोटे डैम्स बनाएं, माइक्रो डैम्स बनाएं, मिनी डैम्स बनाएं, चेक डैम्स बनाएं, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये सारी चीज़ें करके वाटर के रन ऑफ को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, सरफेस वाटर रिचार्ज हो सके। ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं, ये दो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको यूरोप अपना सकता है। आप कह सकते हैं कि इंडिया में अभी इनका इम्प्लीमेंटेशन कोई बहुत खास तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन वाले फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर यूरोप में इस स्कीम को अपनाया जाता है, तो यूरोप में ज़रूर जो अभी वाटर स्कार्सिटी का दौर चल रहा है, इससे यूरोप जल्दी बाहर आ पाएगा। और देखिए, हम लोग इन यूरोप से क्या सीख सकते हैं। यूरोप से अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, जितने भी एक्सपीरियंस, अभी जितनी हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, चाहे वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज करने की बात हो, उसको इरिगेशन पर्पज में डाइवर्ट करने की बात हो, चाहे वो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाने की बात हो, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन टेक्निक इस्तेमाल करने की बात हो, ये सभी एक्सपीरियंसेस से भारत भी सीख सकता है। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक इशू हो गया, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। चलिए, इससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन ये है, यूरोप्स वाटर शॉर्टेजेस आर प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव रेनफॉल एंड फ्लडिंग। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन यूरोप। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो अभी जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। पहली चीज़ तो यूरोप में जो वाटर शॉर्टेज है, इस कारण से है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल एवरेज से कम हुई है, एक्सेसिव रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल की शॉर्टेज है। और यहाँ पर फ्लडिंग नहीं हुई है, बल्कि ड्राउट आया है, सूखा पड़ा है। तो स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा स्टेटमेंट कि एग्रीकल्चर सेक्टर यूरोप के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ये बात गलत है। दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पहला सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडस्ट्रीज, जो 50% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लेता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी होता है यहाँ पर गलत, और हमारे पास सही आंसर आता है डी, विच इज नन। एक भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है।